नमस्कार। 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 2024 के इलेक्शन से पहले 2023 में एक के बाद एक कई मुद्दे ऐसे उठाए जा रहे हैं जो चर्चा का विषय बनते हैं और रबड़ की तरह नेता उसे खींचते भी हैं। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है, लेकिन जो हो रहा है उसके बिना पर सत्ता में आने के सपने हर कोई देख रहा है। इसलिए जनता के लिए कौन क्या सोच रहा है, आइए 24 की खबर में आपके सामने हर वो खबर लेकर हम आते हैं जो सियासत से जुड़ी हुई है और 24 की खबर से भी जुड़ी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार हो चुके वीरेंद्र सिंह को लेकर बयान दिया है। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं कि बीजेपी छोड़ने की अटकलों पर विराम अभी तक नहीं लगा है वीरेंद्र सिंह के। उन्होंने एक तरह से दबाव बनाने का प्रयास किया है बीजेपी पर। प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। एक और कांग्रेस के नेता भी वीरेंद्र सिंह को लेकर लगातार निशाने साध रहे हैं बीजेपी पर। तो वहीं अब भ्रष्टाचार के आरोप जो जेडीपी पर लगाए गए हैं उसको लेकर भी दुष्यंत चौटाला हो या फिर दिग्विजय चौटाला, दोनों के दोनों पलटवार भी कर चुके हैं। अब ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी सवाल तो पूछा गया था। इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो कहा है वो आप खुद उनकी जुबानी सुनिए, क्योंकि कहना था कि उथल पुथल चलती रहती है। कहते हैं कि जब तक गठबंधन साथ रहेगा मैं फिर कोई ये राजनीतिक उथल पुथल बहुत चलती रहती है। अभी समय बहुत है इन बातों में। और वहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का भी बयान सामने आ ही गया। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि वीरेंद्र सिंह बोलते हुए जो भी कहते हैं वो अपनी जुबान से कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की अपनी एक सोच है, वो क्या कहते हैं ये उनकी सोच पर निर्भर करता है। कहाँ राजनीति करेंगे ये भी उनको मालूम है, उसके बारे में मेरी कोई भी जवाबदेही नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह ने यह भी बात की। उन्होंने आगे बोलते हुए भी कहा कि कुछ लोग बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से बहुत ज्यादा खुश भी हैं और इससे पहले भी शामिल हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भी नहीं थे, तो कुछ बाद में शामिल हुए। उन सभी का हरियाणा में बीजेपी की सरकार आने में पूरा योगदान भी है और इसमें कोई शंका की बात नहीं। कहाँ वो रहेंगे, कहाँ राजनीति करेंगे, वो उसके बारे में जवाबदेही नहीं। लेकिन इसके अंदर ये जरूरी समझना है कि जो लोग बीजेपी के अंदर शामिल हुए। वीरेंद्र सिंह को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने वीरेंद्र सिंह को लेकर एक बार फिर से टिप्पणी की है। कांग्रेस ने उनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया, ये उदयभान कहते नजर आए, लेकिन उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि जिस लालच के साथ वो बीजेपी में गए थे उसकी पूर्ति उनकी नहीं हो पाई। आइए सुनवाते हैं उदयभान ने क्या कहा। कांग्रेस ने तो उनको बहुत भारी सम्मान दिया। वो शीर्ष नेतृत्व के बहुत ही ज़्यादा निकट थे, नज़दीक थे, हर मामले में उनका था। लेकिन एक किस बात को लेकर के, किस लालच में, किस उद्देश्य को लेकर के वो वहाँ पर गए, वो उद्देश्य पूर्ति उनकी वहाँ भी नहीं हुई। अब उनको दोबारा कांग्रेस याद आ रही है। अब ये कांग्रेस नेतृत्व में सोचना है कि उन पर भरोसा किया जाए। अब सवाल ये कि क्या वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में फिर से जा सकते हैं? इस सवाल के जवाब में उदयभान ने अपनी ओर से जो प्रतिक्रिया दी है वो आपने खुद ब खुद सुनी। हरियाणा में चुनाव नजदीक आने के बाद से अब दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, लेकिन उसकी एक बानगी पलवल से सामने भी आ गई। बीजेपी को झटका लगा है, यह दावा किया जा रहा है करण दलाल की ओर से। दरअसल बीजेपी के युवा नेता थे, 20 से ज्यादा युवा कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार पूर्व मंत्री करण दलाल ने अपनी ओर से ये कह दिया है कि ये बीजेपी के लिए झटका है और साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। आइए सुनवाते करण दलाल ने किन किन मुद्दों पर अपनी बातें रखी। वीरेंद्र सिंह बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन जो उनका 2 तारीख को लोगों के अंदर ये उम्मीद थी कि कोई बड़ा ऐलान वो करने जा रहे हैं, तो उसमें लोगों को ये मायूस होना पड़ा कि उन्होंने भाजपा के बारे में कुछ नहीं कहा, केवल जजपा के बारे में कहा। तो अगर वो वहां ठीक नहीं समझ पा रहे हैं और लोगों को इकट्ठा कर करप्शन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा हरियाणा में बनता जा रहा है। हालांकि जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने सच्चे हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हरियाणा में अब भ्रष्टाचार पर सियासी घमासान चढ़ा हुआ है और ये आग भड़क उठी है। विपक्ष के नेता लगातार
इस मामले पर यानी कि भ्रष्टाचार के मामले पर गठबंधन सरकार को लगातार घेरते नजर आ रहे हैं। खासकर जेजेपी के नेताओं को करप्शन के मामले में घेरा जा रहा है। कई आरोप मढ़ दिए गए हैं। वीरेंद्र सिंह का लगातार बयान सुर्खियों में बना हुआ है। जेजेपी ने भी अपने विरोधियों को जवाब देना शुरू कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेजेपी के खिलाफ जो भी बातें कही गई है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ या तो वो सबूत दे या फिर कोर्ट में मुलाकात होगी। जेजेपी नेता और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी इस बात को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी ओर से लिखा है कि अगर आपके पास सबूत है तो 1 हफ्ते का समय है, ला कर दे, नहीं तो कोर्ट में मुलाकात होगी। ये बात उन्होंने बातों ही बातों में वीरेंद्र सिंह के लिए साफ तौर पर कही है, जिनमें एक रैली के दौरान वीरेंद्र सिंह ने गंभीर आरोप लगाए थे। 24 की खबर में अब बात होगी दिग्विजय की भी। कई नेताओं की ओर से जेजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप जब लगाए गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिग्विजय चौटाला ने एक एक करके लैपटॉप में बकायदा उन नेताओं के बयान सुनवाए और फिर उन्होंने दोहराया कि कोई सबूत है तो ला कर दिखाए और जनता के सामने भी दिखाए। दिग्विजय चौटाला ने सख्त लहजे में ये बात कह दी है, या तो सबूत दिखा दें या कोर्ट में आ जाए। सर जो भी नेता हैं हमारे पास, मैं सिर्फ आपको सर 1 मिनट रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी नेता हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास ज्यों के त्यों हैं। एक एक कही हुई लाइन वो हमें अदरवाइज ना समझें। ये पढ़ी लिखी पार्टी है, समझदार लोगों की पार्टी है और हमारा लीगल सेल बहुत मजबूत है। हर चीज पर बारीकी से हम नजर रख रहे हैं। या तो 1 हफ्ते के अंदर जनता के सामने एविडेंस रखें, गुमराह ना करें। और वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सीधे सीधे बीजेपी जेजेपी को घेरा। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अब तो बीजेपी के नेता भी मानने लगे हैं कि कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है हरियाणा में और इस सरकार में कितना करप्शन हुआ है। उदय भान ने यह भी कहा कि इस सरकार के अंदर रिश्वत का खेल चला हुआ है। उदय भान को मौका बड़ा मिला था 24 की खबर में। ये खबर बहुत जरूरी दिखानी क्योंकि कांग्रेस ने तैयारी 24 की करनी है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी मानने लगे कि इस गठबंधन में भारी करप्शन है और ये 8 और 10% तो ये बहुत कम परसेंटेज बता रहे हैं। मेरे हिसाब से तो सारी ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई। ये तो 40% से कम नहीं लगती। आपने पता नहीं 10% कैसे उन्होंने बताया है। ये पूरी तरह से मुद्दा सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, मुद्दे तो और भी हैं। हरियाणा में किसानों के मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज पहले से ही चली थी और लगातार इस पर बयान दिए जा रहे हैं। एक और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि प्रदेश में किसानों को उनकी फसल का मुआवजा तक नहीं मिल पा रहा। लेकिन यहाँ पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का साफ तौर पर कहना है कि महज एक राजनीतिक बयानबाजी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आगे बोलते कहा कि प्रदेश में आज किसानों का भला हो रहा है। एक औपचारिकता पूरी कर रहे हैं विपक्षी पार्टी के नेता बयानबाजी करके। आंकड़े देखें तो पिछली बार आज की तारीख तक जो धान खरीदा गया था 2.76 लाख टन धान खरीदा गया था, जो इस बार जो है उससे दुगना आ चुका है 5.14 लाख। तो इतना डबल आवक हुई है, डबल लिफ्टिंग हुई है। पेमेंट जाना हम शुरू कर रहे हैं, मंडियां सुचारू रूप से चल रही हैं। ये एक औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। 2024 में इतना तो आप समझ लीजिए कि किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा यानी कि बड़ी पिक्चर के तौर पर हरियाणा पॉलिटिक्स में देखा जाएगा। अब जो भी बयान सामने आ रहे हैं वो किस आधार पर आ रहे हैं ये आप बखूबी जानते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा तो किसानों के मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं। हमेशा कहते हैं कि मेरी सरकार जब थी तो मैंने किसानों का भला करने का काम किया, लेकिन इस सरकार में किसान परेशान है। पोर्टल का जिक्र बार बार किया जाता है और पोर्टल के कारण किसान परेशान हो रहे हैं, ये भी बार बार राग अलापा जाता है। भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि मंडियों में फसलों का उठान तक नहीं हो पा रहा है। अब जो ये आरोप लगाए गए इस पर जवाब तो दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये बात कही जाती है। मैं बार बार कहूँ, यहाँ हरियाणा के किसान को MSP नहीं मिलती है। जो ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा है और जो पोर्टल है, सारी मंडियाँ अटी पड़ी हैं। टेलीफोन आ रहे हैं मेरे पास, कोई रखने की जगह नहीं, उठान हो नहीं रहा।
अब बात करेंगे उस मुद्दे की जो कि हरियाणा और पंजाब की राजनीति में खूब छाया रहता है और इसका गाहे बगाहे जिन निकलकर सामने आ जाता है। इस नहर को तो आप पहचानते ही होंगे। ये नहर एसवाल नहर है जो हरियाणा में तो सिर्फ कागजों में ही आज तक दिखाई दी है। कभी हरियाणा के दक्षिण हरियाणा में खासकर ये एसवाल का पानी आज तक नहीं आया है। कई दशकों से लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है। एसवाल के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा के राजनेता भी आमने सामने आ ही जाते हैं। जब ये मुद्दा होता है तो ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा कहा जाता है। दक्षिण हरियाणा को पानी की जरूरत है, इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई शक नहीं, लेकिन पंजाब इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी कर दी है। एसवाल का निर्माण न होने से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिए कि अब केंद्र सरकार को जो करना है वो मध्यस्थता के तौर पर जल्द से जल्द करे और जिम्मेदारी भी सौंपी गई है तो केंद्र सरकार को सौंपी गई है। 2 महीने का समय देते हुए भी कहा गया कि पंजाब में एसवाल के लिए अधिकृत की गई जमीन वापस ना लौटाई जाए, केंद्र जमीन का सर्वे करवाए और ये भी बताए कि कितना निर्माण काम हुआ। अब बात एक बार फिर से करेंगे पंजाब और हरियाणा के बीच मुद्दे एसवाल की, क्योंकि इस पर राजनीति की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी हैं। अक्सर राजनीति का केंद्र इस मुद्दे पर रहा है और नेताओं की ओर से बयान लगातार सामने आते हैं। कई बार तो नेता ये भी कहते हैं कि ये बात सुलझने वाली नहीं है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हरियाणा में भी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इसी बीच हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह कहा है कि पंजाब पाकिस्तान को पानी दे सकता है लेकिन छोटे भाई हरियाणा को नहीं। उच्चतम न्यायालय ने जो ऑब्जर्वेशन दी है उसका मैं स्वागत करता हूं और पंजाब सरकार ने जितनी भी सरकारें थी हठधर्मिता अपनाते हुए हरियाणा का शेयर देने से मना किया है। उससे हरियाणा के किसान बहुत चिंतित हैं। हमारे यहाँ पीने का पानी का भी संकट है। दक्षिण हरियाणा में सिंचाई के लिए पानी नहीं है और उनको पाकिस्तान को देना पड़ा। और वे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी इस बात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। आम आदमी पार्टी और पंजाब की सरकार पर एसवाल के मुद्दे पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का तल्ख रवैया बहुत जरूरी भी था। पंजाब की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं लेती है। ये बात हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से खुलकर कही गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो तल्ख रवैया रहा ना वो जरूरी था, बहुत जरूरी था, क्योंकि कोर्ट जो भी आदेश देता है उसका पालन करवाना हमारी ड्यूटी है। सरकार की ड्यूटी है कि उसका पालन कराएगी, लेकिन अगर वो हमारे लिए आदेश है तो उसका पालन करना भी हमारी ड्यूटी है। कोई भी सरकार है, चाहे पंजाब की है, चाहे हरियाणा की है, देश की किसी की भी जो सरकार है, तो करना और कराना दोनों जिम्मेदारियां सरकार की हैं। लेकिन पंजाब की सरकार इस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रही और उसका जो रवैया रहा है वो बिल्कुल। एसवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला का भी बयान सामने आया। पंजाब सरकार को जमकर उन्होंने घेरा और यह तक कह दिया कि पंजाब सरकार गुंडागर्दी कर रही है। दिग्विजय चौटाला ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार की गुंडागर्दी और झूठ एक्सपोज हुआ है। हमारा हक हम लेकर रहेंगे। आम आदमी पार्टी को किसी भी अहंकार में नहीं रहना चाहिए। ये का जो आज डायरेक्शंस आई हैं केंद्र सरकार को, वो ये साफ कर देती हैं किस प्रकार पंजाब सरकार की गुंडागर्दी, पंजाब सरकार का बेगैरत रवैया, पंजाब सरकार का झूठ आज एक्सपोज हो चुका है। हरियाणा का हक उसे मिले, इसके लिए केवल 2 महीने का समय अब केंद्र की सरकार के पास मध्यस्थता करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में कहा गया है। हमारा हक हम लेकर के रहेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर ईडी ने छापा मारा। ईडी ने संजय सिंह के घर पर ही कार्रवाई को अंजाम दिया। संजय सिंह के घर पर ईडी के अधिकारी पहुंचे। सुबह सवेरे 7 बजे के करीब ईडी की टीम पहुंची थी। इसके बाद से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। किसी को ना तो बाहर जाने दिया गया, ना ही किसी को अंदर आने दिया गया। इससे पहले ईडी इसी साल मई महीने में भी संजय सिंह के घर पर छापेमारी कर चुकी थी। उस समय उनके सहयोगियों के घर पर भी दबिश दी गई थी। दफ्तरों पर भी तलाशी अभियान चलाया गया था। संजय सिंह के नजदीकियों से भी पूछताछ हुई थी। लगातार ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, लेकिन ईडी और सीबीआई दोनों को ही आम आदमी पार्टी घेर रही है। अब कहना यह था कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। इसके जरिए विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने का काम किया जाता है।
आप संसद के दिल्ली स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी हुई तो अब दिल्ली शराब नीति का फिर से एक मामला गरमाया। इस मामले को लेकर लगातार विपक्ष के नेता भी पहुंचे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता केंद्र सरकार को। अब इस मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर ईडी की रेड पड़ने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार इसे लेकर पहले से ही केंद्र सरकार को कोसते नजर आते हैं। अब बीजेपी पर आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संजय सिंह के आवास पर कुछ भी नहीं मिलेगा। पीडब्ल्यूडी का करेंगे और उसके बाद फिर एमसीडी। संजय सिंह के घर पर रेड हुई है, आप सांसद। ये पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए। कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव नजदीक आने पर केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। बीजेपी को चुनाव हारने का डर सता रहा है, इसलिए इस तरह की छापेमारी बीजेपी करवा रही है। सीधे सीधे केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में लिया गया। अब संजय सिंह जी के घर पे छापा डाला गया है। मैं अभी बता रहा हूं आपको, 1 रुपए की हेराफेरी नहीं मिलेगी। मगर ईडी जब निकलेगी तो कहेगी हमें कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं, हमने जो है कंप्यूटर और मोबाइल फोन ले लिए हैं, उसके अंदर काफी कुछ है। ये बात ईडी हर बार सोर्सेज के तहत प्लांट करती है, निकलता उसमें कुछ नहीं। क्योंकि अगर कुछ निकला होता तो अब तक इतनी सारी चार्जशीट, हजार पन्ने की चार्जशीट ईडी दायर कर रही है, उसमें कुछ तो होता कि इन मनीष सिसोदिया जी के घर से ये मिला था। एक और जहां आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर बदले की भावना से की गई कार्रवाई कहकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी के नेता लगातार हमलावर हैं। बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर लगातार तंज कसे हैं। उन्होंने ये तो कह दिया कि आम आदमी पार्टी का मतलब है और अधिक पाप। शराब घोटाले के पाप का तथ्य हर दिन निकलकर सामने आ रहा है। शराब घोटाले के अप्रूवर दिनेश अरोड़ा के सीधे सीधे कनेक्शन संजय सिंह के साथ बताए गए। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया। एपी का मतलब है और अधिक पाप, और शराब घोटाले का पाप जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है, उसका तथ्य दिन प्रतिदिन सामने निकल कर आ रहा है। वैसे तो ये कहते हैं हम कट्टर ईमानदार है, परंतु आज तक विजय नायर या मनीष सिसोदिया, इन दोनों तथाकथित कट्टर ईमानदारों को कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। यहाँ तक कि खुद कांग्रेस पार्टी जो उनकी समर्थक पार्टी है, वो भी कहती है कि इन पर कार्रवाई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड पड़ने के बाद लगातार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। 24 की खबर में एक खबर दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि 2024 में क्या एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि सीबीआई और ईडी को लेकर लगातार विपक्षी नेता ये सवाल उठाते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों को लेकर अब बीजेपी ही इनका दुरुपयोग करने का काम करती है। कांग्रेस क्या समर्थन कर रही है आम आदमी पार्टी का? सवाल बड़ा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने अपनी ओर से ये कह दिया है कि ईडी की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में है और इसे बदले की कार्रवाई बताया गया है। नेताओं के खिलाफ कायम करना चाहती है जो विरोधी दल में है और खासतौर से इंडिया से है। इस तरह जिस तरह सांसद जी के यहाँ पहुंचकर छापेमारी हो रही है वो निंदनीय है। या तो जनता के सामने वो सबूत और तथ्य लाएं। एक और जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार शिकंजा कस रही है, दूसरी ओर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस नेताओं पर लगातार एक्शन ले रही है। पंजाब कांग्रेस के विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी के बाद से ही कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। इसी बीच कांग्रेस की ओर से आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। रणनीति पहले से अख्तियार की गई थी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग ने भी कह दिया है कि अगली बार जो रणनीति हम बना रहे हैं उसके मुताबिक हम काम करेंगे और जो आम आदमी पार्टी पंजाब कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कर रही है उससे किस तरह से लड़ना है
ये हम जानते हैं और किस तरह से रणनीति बनाई गई है वो सबके सामने है। बात हुई कि किस प्रकार की अगली जी रणनीति है, मैं ते बाजवा साहब ते सीनियर आगू साहबाना ने कि आने वाले दिनों के विच जिस प्रकार दीयां वधीकियां आम आदमी पार्टी कर रही है कांग्रेस पार्टी दे लीडर साहबाना के खिलाफ। अब बात करते हैं उस खबर की जो 24 की खबर में इसलिए जरूरी है क्योंकि 2024 में मुद्दा छाया रह सकता था, लेकिन रात की खबर है लालू परिवार के लिए। जमीन के बदले नौकरी मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और इसके अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी समेत 15 आरोपियों को जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने आरोपियों को उनके खिलाफ जारी समन के अनुपालन में अदालत में पेश होने के 50,000 के निजी मुचलके पर यह बड़ी राहत दी है। हालांकि 2 आरोपी तो जिनमें नाम है रामाशीष सिंह का और साथी PL बनकर, इनकी ओर से जमानत के लिए जो आवेदन नहीं किया गया था तो इस मुताबिक उन्हें भी इस मामले में जमानत नहीं मिली। इस दौरान CBI की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने दायर आवेदन का विरोध नहीं किया है। अदालत ने जांच एजेंसी को आरोपियों का आरोप पत्र और साथ ही अन्य संबंधित दस्तावेजों को जो उसकी कॉपियां हैं उसको उपलब्ध करवाने का भी निर्देश दिया था। मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होने वाली है। 24 की खबर में अब एक और महत्वपूर्ण खबर की बात हम करने जा रहे हैं। राजस्थान में चुनाव से पहले नेताओं का मंदिरों पर भाषण भी शुरू हो गया है और साथ ही भ्रमण भी मंदिरों में हो रहा है। इस बीच अब बीजेपी के नेता भी लगातार मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ PM मोदी सहित पार्टी के राष्ट्रीय नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और वहीं अब कमल के निशान को जिताने का आह्वान भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे अपने स्तर पर भी पार्टी को मजबूती दे रही है, देव दर्शन यात्राएं कर रही है। कोई भी कह दे हम तो नया राजस्थान बनाने चले, हम तो नया ये करने चले, हमने वादा कर दिया। नया राजस्थान ऐसे नहीं बनता। नए राजस्थान के लिए हम सबको मिलकर संकल्प लेना होगा। हम सब मिलकर लेंगे क्योंकि मैं समझती हूँ कि राज तो वही कर सकता है ना राजस्थान के ऊपर जो जनता का सोचता है। इसके बाद राजस्थान में चुनाव से पहले प्रदर्शन और सड़कों पर लोगों का हुजूम दिखाई दिया है। हर मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, हर मुद्दे पर चर्चा और बहस होती जा रही है। रैलियों में भी उनका जिक्र होता है। देखते देखते एक जन आंदोलन में तब्दील कुछ भी हो जाता है। ये चुनाव के नजदीक आने से होता रही तस्वीरें जयपुर की हैं। राजस्थान में इस वक्त एक मुद्दा खूब छाया हुआ है। जयपुर में ये पूरी तस्वीर रामगंज इलाके की बताई गई। इकबाल हत्याकांड मामले में तनाव का माहौल बरकरार था। हिंदू संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया। बुधवार को बड़ी संख्या में यहाँ पर सड़क पर लोग नजर आए। चौपड़ पर धरना प्रदर्शन किया गया और साथ ही आपको बता दें कि 4 दीवारी बाजार को बंद करने का निर्णय लिया गया था। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए। लोग हाथ में झंडे लिए थे और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए थे। इस दौरान हाथापाई का भी माहौल बन गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारी को रोकने का प्रयास किया लेकिन प्रदर्शनकारी रुकने को तैयार नहीं थे। बहुत अथक प्रयास किए गए लेकिन यहाँ पर पुलिस के मुलाजिम भी बेबस नजर आए कुछ देर के लिए। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान ये भी देखा गया कि हालात बेकाबू कुछ देर के लिए हो गए। इसके चलते काफी हंगामा भी देखने को मिला। हालांकि बाद में सब कुछ शांत हो गया। अब 24 की खबर में बात लालू प्रसाद यादव की एक बार फिर से हम करते हैं। बिहार में भी अब पूरी तरह से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बिहार में जातीय जनगणना होने के बाद से ही जाति के नाम पर भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी की ओर से लगातार इसी को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार और उनकी सहयोगी जेडीयू लगातार इसे देश और जनता के हित की गणना बता रही है। बिहार में जातीय जनगणना हमने कर दिया। ये पूरा देश भर में होना चाहिए। इससे पूरे देश के गरीबों को, दलितों को, सबको लाभ होगा और सबको वाजिब हक मिलेगा। अभी तक हक नहीं मिलता था जातीय जनगणना नहीं होना था। और ये सब हम लोगों ने कर दिया है और इसको करना है। यही आधार रहेगा हम लोग। ये पीने इतना दिन तक हक मारा ना, बीजेपी हक मारा, अब उसकी हकमारी पकड़ में आ गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक बार फिर से टीएमसी पर बरसते नजर आए। निशाना साधा और कह दिया कि आंकड़ा यह दिखाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल के विकास में कोई कमी नहीं रखी गई है। तो ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल में चल रहे भ्रष्टाचार पर लीपापोती करने के लिए ममता बनर्जी को अपने कुछ भ्रष्ट सांसद और नेताओं को दिल्ली भेजना पड़ा। 14,985 करोड़ रुपए मिले
और एनडीए की सरकार में 54,150 करोड़ रुपए 2021 में। इसी तरह से ही प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपीए के समय 4,466 करोड़ रुपए मिले, तो एनडीए के समय 30,000 करोड़ रुपए, लगभग 7 गुना से ज्यादा। अगर एनआरएलएम की मैं बात करूं, बैंक लिंकेज की, नेशनल लाइवलीहुड मिशन की, तो मात्र 626 करोड़ रुपए मिले थे यूपीए के समय। 2024 ज्यादा दूर नहीं रह गया है, तैयारी दिखती है नेताओं की, लेकिन अभी मुद्दे वो नहीं सामने आ रहे जो आपसे सीधे जुड़े हुए। बार पलटवार तो होता रहेगा, लेकिन हम जनता के हित की बात भी नेताओं को करनी होगी। समय ज्यादा नहीं है, मैनिफेस्टो का दौर भी आएगा और फिर सब कुछ साफ हो जाएगा। हम आपको हर अपडेट बताते रहेंगे और तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। 24 की खबर में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक।